नमस्कार। आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज अंग्रेजी के 2 वाक्य हैं। अब ये सिर्फ वाक्य नहीं है, बल्कि एक तरह से सुराग हैं, जो हमें भारत में खाद्य सुरक्षा और आम आदमी के अधिकारों की एक बड़ी और जरूरी कहानी की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। अक्सर एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही लंबे कानूनी भाषा वाले वाक्य आते हैं। हाँ, और उन्हें देखकर छात्र अक्सर थोड़ा घबरा जाते हैं। सही कहा। लगता है कि इन्हें समझना नामुमकिन है, लेकिन आज हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ग्रामर और मुश्किल लगने वाले शब्दों के ताले खोलकर हम न सिर्फ परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास चल रहे बड़े मुद्दों को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यही हमारा मकसद है। तो चलिए इन सुरागों को एक एक करके सुलझाते हैं। पहला वाक्य ये है, The petitioner, the NGO3s and our health society informed the court that such disclosures would enable consumers to make informed decisions and choices and could help with stemming the tide of rising deaths due to diabetes and heart ailments. ये वाक्य पहली नजर में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक कहानी की तरह देखें तो इसके किरदार और मकसद साफ नजर आने लगते हैं। अच्छा, कहानी की तरह? हाँ। किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके किरदारों को जानना जरूरी है। यहाँ मुख्य किरदार कौन है? वाक्य की शुरुआत में ही 3 नाम दिए गए हैं, द पिटिशनर, द NGOs और आवर हेल्थ सोसाइटी। तो सबसे पहले पिटिशनर को ही समझते हैं। इसका क्या मतलब है? पिटिशनर का सीधा सा मतलब है याचिकाकर्ता। ये वो व्यक्ति या संस्था है जो अदालत में कोई याचिका या कह सकते हैं अर्जी दायर करती है। अच्छा, तो ये वो पक्ष है जो अदालत से कुछ करने की गुहार लगा रहा है। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। और NGOs तो गैर सरकारी संगठन हुए जो समाज के लिए काम करते हैं। सही है। तो हमारे पास याचिकाकर्ता, कुछ गैर सरकारी संगठन और एक स्वास्थ्य सोसाइटी हैं। ये तीनों मिलकर अदालत को कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, यानी सूचित कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वे क्या सूचित कर रहे हैं? वे कह रहे हैं कि सच डिस्क्लोजर से कुछ फायदा होगा। यहाँ डिस्क्लोजर शब्द बहुत अहम है। डिस्क्लोजर मतलब किसी बात का खुलासा करना या जानकारी को सामने लाना। सही पकड़ा। तो ये लोग किसी तरह की जानकारी को सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वे कह रहे हैं कि अगर ये जानकारी सार्वजनिक की जाए तो ये उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स को एनेबल करेगी। इनेबल मतलब सक्षम बनाना? हाँ, तो जानकारी मिलने से उपभोक्ता सक्षम बनेंगे। किस चीज के लिए सक्षम बनेंगे? टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड चॉइसेस। जी। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ये सुनने में तो सरल लगता है, सोच समझ कर लिए गए फैसले, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक शब्द समूह नहीं, बल्कि इस पूरे केस का कह सकते हैं दिल है। इसका असली मतलब है नागरिकों को सही और वैज्ञानिक जानकारी देकर सशक्त बनाना, ताकि वे बाजार के आकर्षक विज्ञापनों से प्रभावित ना हो। बिल्कुल, भ्रामक दावों से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर अपने और अपने परिवार की सेहत के लिए फैसले लें। ये लोकतंत्र में सूचना की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो उपभोक्ता के अधिकार की बात हो गई। हाँ, कि उसे पता हो कि वो जो खा रहा है उसमें क्या है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ जानकारी की नहीं, बल्कि उपभोक्ता के सशक्तिकरण की है। बहुत दिलचस्प। वाक्य का अगला हिस्सा भी एक मुहावरे जैसा लगता है, स्टेमिंग द टाइड। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही अच्छा मुहावरा है। टाइड का मतलब होता है लहर, जैसे समंदर में उठती है, और स्टेम का मतलब होता है रोकना। स्टेमिंग द टाइड का शाब्दिक अर्थ हुआ बढ़ती हुई लहर को रोकना। हाँ, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल लाक्षणिक रूप से किया गया है। यहाँ किस चीज की लहर उठ रही है? राइजिंग डेथ्स ड्यू टू डायबिटीज एंड हार्ट एलिमेंट्स। जी, यानी मधुमेह और दिल की बीमारियों से होती मौतें। तो ये मुहावरा एक बढ़ती हुई गंभीर समस्या पर काबू पाने की कोशिश को दर्शा रहा है। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो इस वाक्य की पूरी तस्वीर क्या बनती है? देखिए, तस्वीर ये बनती है कि याचिकाकर्ता, गैर सरकारी संगठनों और हमारी स्वास्थ्य सोसाइटी ने अदालत को ये सूचित किया कि इस तरह की जानकारी को सार्वजनिक करने से उपभोक्ता सोच समझकर फैसले लेने में सक्षम बनेंगे। सही, और इससे मधुमेह और हृदय रोगों के कारण जो मौतें बढ़ रही हैं उसकी लहर को रोकने में मदद मिल सकती है। अब ये एकदम साफ है, लेकिन यहाँ ग्रामर से जुड़ी एक बात मेरे मन में आ रही है। पूछिए। वाक्य की मुख्य क्रिया है इन्फॉर्म्ड, जो कि पास्ट सिंपल टेंस में है। ये तो सीधा साधा है, लेकिन आगे जाकर वुड एनेबल और कुड हेल्प का इस्तेमाल हुआ है। अगर खुलासे भविष्य में मदद करेंगे तो यहाँ विल एनेबल और कैन हेल्प होना चाहिए था, है ना? यहाँ वुड और कुड क्यों है? क्या इसका मतलब है कि उन्हें पूरा यकीन नहीं है?
ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण भी। देखिए, कहानी सुनाने वाला व्यक्ति अतीत में खड़ा है। मुख्य क्रिया इन्फॉर्म्ड हमें बताती है कि ये सूचना अतीत में दी गई थी। अच्छा। जब हम अतीत में खड़े होकर भविष्य की किसी संभावना या परिणाम की बात करते हैं तो विल की जगह वुड और कैन की जगह कुड का इस्तेमाल करते हैं। ओ, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का नियम है। बिल्कुल। यहाँ उनकी अनिश्चितता नहीं दिखा रहा, बल्कि ये दिखा रहा है कि ये बात अतीत के एक नुक्ते नजर से कही गई थी। वुड दिखाता है कि उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा परिणाम होगा, और कुड दिखाता है कि ऐसा होने की संभावना या क्षमता है। अच्छा, तो ये टेंस का सामंजस्य है। चूंकि मुख्य क्रिया पास्ट टेंस में है, इसलिए आगे की सहायक क्रियाएं भी उसी के अनुरूप बदल गईं। ये बहुत उपयोगी नियम है। जी। तो पहले वाक्य से ये साफ है कि कुछ संस्थाएं उपभोक्ताओं की सेहत को लेकर चिंतित हैं और अदालत से जानकारी सार्वजनिक करवाने की मांग कर रही हैं। सही। लेकिन ये मामला आज अचानक तो खड़ा नहीं हुआ होगा। इसकी जड़ें कहाँ हैं? इस लड़ाई की शुरुआत कब और कैसे हुई? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर हमारा दूसरा सुराग यानी दूसरा वाक्य काम आता है। ये हमें कहानी में थोड़ा पीछे ले जाता है और इस मामले की पृष्ठभूमि बताता है। दूसरा वाक्य ये है: Earlier in 2025, the court had directed an expert committee under the FSSAI to submit its recommendations on the amendments required to be made to the Food Safety and Standards Labeling and Display Regulations 2020 to implement front-of-package labeling. ये वाक्य पहले वाले से भी ज्यादा लंबा और तकनीकी लग रहा है। हाँ, इसमें FSSAI, रेगुलेशंस, अमेंडमेंट्स जैसे कई शब्द हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी लंबे वाक्य का सामना करने की सबसे अच्छी तरकीब है उसका कंकाल ढूंढना। कंकाल मतलब उसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना। ठीक है, तो इस वाक्य का कंकाल क्या है? इसका सबसे बुनियादी ढांचा क्या है? बहुत सरल है। यहाँ काम करने वाला कौन है? द कोर्ट, अदालत। हाँ, ये हमारा सब्जेक्ट है। अदालत ने क्या किया? Had directed, निर्देश दिया था। ये हमारी वर्ब है। किसे निर्देश दिया था? An expert committee, एक विशेषज्ञ समिति को। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बस पूरे वाक्य का सार इतना ही है। अदालत ने एक विशेषज्ञ समिति को निर्देश दिया था। अरे वाह! बाकी की सारी जानकारी इसी कंकाल पर चढ़ाया गया मांस है, जो हमें बताती है कि ये निर्देश कब, क्यों और किस बारे में दिया गया था। ये तरीका तो कमाल का है। जी। इससे पूरा वाक्य मैनेजेबल लग रहा है। जी। चलिए, अब बाकी की जानकारी को भी समझते हैं। वाक्य में एक्सपर्ट कमिटी यानी विशेषज्ञ समिति और सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस यानी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना जैसे शब्द है। लेकिन एक शब्द है अमेंडमेंट्स। ये कानून की भाषा में बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अमेंडमेंट्स का मतलब है संशोधन, यानी किसी मौजूदा कानून या नियम में बदलाव। सही। यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020 नाम के नियमों में संशोधन की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि 2020 में बनाए गए नियम शायद काफी नहीं हैं और उनमें बदलाव की जरूरत है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? वाक्य के अंत में लिखा है टू इम्प्लीमेंट फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग। ये फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग क्या चीज है? ये इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु है। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग का मतलब है खाने के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर ही। अच्छा, मतलब फ्रंट पर ही? हाँ, बिल्कुल सामने। पोषण संबंधी मुख्य जानकारी को एक सरल और स्पष्ट तरीके से लगाना। अभी ज्यादातर जानकारी पैकेट के पीछे बहुत छोटे अक्षरों में लिखी होती है, जिसे पढ़ना और समझना आम इंसान के लिए मुश्किल है। तो ये वैसा ही कुछ है जैसे कई देशों में होता है। मैंने सुना है कहीं-कहीं ट्रैफिक लाइट जैसा कुछ होता है पैकेट पर। हाँ, बिल्कुल। कई लैटिन अमेरिकी देशों और यूरोपीय देशों में इसे ट्रैफिक लाइट सिस्टम की तरह लागू किया गया है, जहां पैकेट पर लाल रंग का मतलब है कि इसमें चीनी, नमक या वसा की मात्रा बहुत ज्यादा है। पीला मतलब मध्यम और हरा मतलब ये एक सेहतमंद विकल्प है। बिल्कुल। ये एक छोटा सा लेबल उपभोक्ताओं को सेकंडों में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। भारत में भी कुछ इसी तरह के सिस्टम को लागू करने पर सालों से बहस चल रही है। अब पूरी कहानी जुड़ रही है। तो इस दूसरे वाक्य का सरल हिंदी में क्या मतलब हुआ? अगर हम सभी जानकारी को एक साथ रखें तो मतलब ये है, इससे पहले 2025 में अदालत ने FSSAI के तहत, FSSAI मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। जी, तो अदालत ने FSSAI
के तहत एक विशेषज्ञ समिति को निर्देश दिया था कि वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020 में किए जाने वाले जरूरी संशोधनों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे, ताकि फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग को लागू किया जा सके। एकदम सही। तो अब दोनों वाक्यों को मिलाकर पूरी कहानी साफ हो गई। 2025 में अदालत ने निर्देश दिया था और अब जैसा कि पहले वाक्य में बताया गया है, याचिकाकर्ता उसी निर्देश को लागू करवाने के लिए फिर से अदालत पहुंचे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहां भी ग्रामर का एक सवाल है। इस वाक्य में हैड डायरेक्टेड का इस्तेमाल हुआ है, जबकि पहले वाक्य में सिर्फ इन्फॉर्म्ड था। दोनों ही काम अतीत में हुए, तो ये फर्क क्यों? ये पास्ट टेंस की परतों को समझने जैसा है। अंग्रेजी में जब हम अतीत में हुई दो घटनाओं का जिक्र करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि एक घटना दूसरी से भी पहले हुई थी, अच्छा, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ दो घटनाएं हैं। हाँ, यहाँ अदालत का निर्देश देना एक पुरानी घटना है और याचिकाकर्ताओं का अदालत को सूचित करना उसके बाद की घटना है। तो दो भूतकाल की घटनाओं में से जो घटना ज्यादा पुरानी है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। समझ गई। ये वाक्यों को एक समय रेखा में सही जगह पर रखने में मदद करता है। बिल्कुल। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण नियम है। एक आखिरी चीज जो मुझे इस वाक्य में थोड़ी जटिल लगी वो है अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड। इसे सीधे सीधे अमेंडमेंट्स टू मेक या टू मेक अमेंडमेंट्स क्यों नहीं लिखा गया? ये रिक्वायर्ड टू बी मेड का ढांचा थोड़ा अजीब लगता है। यह एक शानदार सवाल है और यह एक्टिव और पैसिव वॉइस के फर्क को उजागर करता है। अच्छा। टू मेक अमेंडमेंट्स, संशोधन करना, एक एक्टिव वॉइस है जहां करने वाले पर जोर होता है, लेकिन यहां वाक्य का जोर संशोधनों पर है, ना कि इस पर कि उन्हें कौन करेगा। ओके। अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड का मतलब है ऐसे संशोधन जिनका किया जाना जरूरी है। ये पैसिव वॉइस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संशोधन खुद कुछ नहीं करते, उन्हें किया जाता है। तो कानूनी भाषा में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। हाँ, कानूनी और औपचारिक दस्तावेजों में पैसिव वॉइस का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां काम करने वाले से ज्यादा खुद काम या नियम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसकी पहचान बी क्रिया के रूप के साथ क्रिया का तीसरा रूप V3 मेड देखकर की जा सकती है। तो आज हमने सिर्फ दो वाक्यों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी पूरी कहानी को समझा। हमने देखा कि कैसे पिटिशनर, NGOs और अदालत जैसे किरदार खाद्य सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दे पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमने यह भी देखा कि कैसे अंग्रेजी भाषा के नियम जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस या पैसिव वॉइस सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं है। हाँ, ये नियम हमें किसी भी लेख या दस्तावेज के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। सही कहा। उसके समय क्रम और उसके उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मेरी सलाह यही है कि वे लंबे वाक्यों से डरे नहीं, उन्हें एक पहेली की तरह देखें। हर शब्द एक सुराग है। बिल्कुल। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानें और हर हिस्से का मकसद समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से दिमागी जासूसी का काम है। और आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। जरूर। अगली बार जब आप बाजार से कोई बिस्किट, चिप्स या जूस का पैकेट खरीदें तो एक पल के लिए रुकिएगा। उसे पलटकर या सामने से देखकर सोचिएगा, क्या उसके लेबल पर दी गई जानकारी आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन यानी एक सोचा समझा निर्णय लेने में वाकई मदद करती है? बहुत अच्छा सवाल है। और अगर नहीं, तो आपके हिसाब से नियमों में और क्या अमेंडमेंट्स यानी संशोधनों की जरूरत हो सकती है? सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल समाप्त करते हैं। अपनी तैयारी जारी रखें और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश भी। हम अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया सीखने के लिए। नमस्कार।